ओके, लास्ट लेक्चर से हमने जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व किया था चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड, और बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज उसकी मैंने आपको जो है वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी। हमने उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने आपको 5.9 एग्जांपल तक जो है वो लेक्चरिंग की थी, और मैंने आपसे कहा था कि आपने जो है वो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर नंबर 2 ऑफ वीक नंबर 11 आपने वो रिकॉर्डिंग देख के आनी है और वो पॉइंट नोट डाउन करने हैं जिसमें आपको कोई क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द प्रीवियस रिकॉर्डिंग, प्रीवियस लेक्चर ऑफ वीक 11 रिलेटेड टू दीज एग्जांपल्स दैट हैव बीन सॉल्व्ड इन द रिकॉर्डिंग, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज फिर हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सर ये 5.9 एग्जाम्पल रिवाइज करवा दें जरा, इसको इसकी थोड़ी समझ नहीं आई थी। मुझे वो पॉइंट बताओ हमजा जिसमें क्वेश्चन है। सर जो आप एक तो स्टार्टिंग हमारे में पास ग्राफ का टाइम ऐसे बहुत शॉर्ट बता है, रहे थे। नंबर 2 हमारे पास वीक शॉर्ट हैं, और ये जो है ना रिपीटिशन वाला काम नहीं होगा। मुझे वो सर जो पॉइंट आप बताओ। स्टार्टिंग में ग्राफ का बता रहे थे किस तरह हमने सिग्नल को उसको जज करना है, सर वो वाला पॉइंट। देखो, आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपने इस एक्स ऑफ एन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स इसको आपने यूजिंग फार्मूला फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें इन्वॉल्व है। इसके अंदर सबसे पहले इन्वॉल्व है y2, और y2 की डेफिनेशन ये है कि जो y ऑफ n का ग्राफ होगा, ये आपका y ऑफ n है। इस y ऑफ n के ग्राफ को आपने n/2 से स्केल करना है। इसका मतलब है कि n की जो भी वैल्यू होगी उसको आपने डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। ठीक है, तो ये आपका y ऑफ 2 बन जाएगा। तो y ऑफ n के ग्राफ को स्केल करो, y ऑफ 2 बन जाएगा, और देन y ऑफ 2 के ग्राफ को -1 से शिफ्ट कर दो तो ये नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो स्केलिंग से बन रही है, और सेकंड टर्म जो है वो शिफ्टिंग से बन रही है। तो इसका मतलब है कि इस एग्जांपल के अंदर बेसिकली वो हमसे स्केलिंग प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करवाएगा, और उसके लिए आपको मैंने ये टेबल ऑलरेडी शो करवाया हुआ है कि स्केलिंग प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या करना है और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए आपने क्या करना है। ठीक है, तो आपने क्रॉसपॉन्डिंगली प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना है, और उसी के हिसाब से आपने जो है वो अपनी इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करना है। अब इसमें हमारी ऑलमोस्ट हर एग्जाम्पल के अंदर वो प्रीवियस एग्जाम्पल के रिजल्ट्स को यूज़ कर रहा है, और अगर इस तरह की कोई असेसमेंट मैं आपको किसी मिड एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम के अंदर देता हूँ तो मैं आपको वो ऑलरेडी एक जो फार्मूला रिक्वायर्ड होगा वो प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक इसके अंदर अब ये जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल के साथ एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये हम एज्यूम करते हैं कि ये हमें गिवन है, बिकॉज ये एग्जाम्पल 5.3 का आंसर था, और इसी 5.3 का जो x ऑफ n का ग्राफ है वो भी मैंने साथ अटैच किया हुआ है ताकि हमें जो है वो चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब इस x ऑफ n को वो y ऑफ n से रिलेट करवा रहा है, और हमने एनालाइज करना है कि इन दोनों ग्राफ्स के अंदर सिमिलैरिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करते हैं कि दोनों के अंदर सैंपल्स कितने हैं। अगर आप एनालाइज करो तो जो x ऑफ n का टॉप ग्राफ है जो लाइन से ऊपर है, उसके अंदर टोटल 5 सैंपल्स हैं, और जो y ऑफ n का ग्राफ है जो ग्राफ नंबर b है, उसके अंदर भी 5 सैंपल्स हैं, और हर एक सैंपल की जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 1 है। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पे जो n1 एक वेरिएबल डिफाइंड है, n1 इज इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब है ये जो अपर ग्राफ है ये -2 से लेकर +2 तक जो है वो अपने एम्पलीट्यूड को शो करेगा। अब इसी ग्राफ के अंदर अगर हम 2 से शिफ्टिंग कर दें राइट साइड की तरफ तो आपको एग्जैक्टली y ऑफ n मिल जाएगा। ठीक है, तो x ऑफ n को आप y ऑफ n के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x का ऑलरेडी हमने ट्रांसफर फंक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया हुआ है। तो अगर हमें एक और सिग्नल का फाइंड करना है जो कि शिफ्टेड वर्जन है, तो हमें पता है कि उसके साथ एक एक्सपोनेंशियल की टर्म मल्टीप्लाई करनी है।
अब इसी इक्वेशन में अगर मैं n1 की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा जो अपर साइड है साइन ओमेगा, n1 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1/2, दिस विल बिकम 5 ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला आंसर जो रहेगा वो 5/2 बन जाएगा और नीचे साइन ओमेगा बाई 2 एज इट इज आ रहा है। सारे का सारा जो है वो एज इट इज आपने इसको लिख दिया है। अब शिफ्टिंग हुई है तो शिफ्टिंग के लिए हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल की एक टर्म साथ मल्टीप्लाई कर दी है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा 2। 2 का मतलब है 2 की शिफ्टिंग हुई है। अब हमें y का जो है वो ट्रांसफॉर्म मिल गया है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम अब फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ इस तरह लिख सकते हैं, by taking the help of previous signal x of n and by utilizing the shifting property। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट अब नए सिरे से इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो कह रहा है कि अगर आपने y से y2 फाइंड करना है तो y की हर वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो। अब अगर y की हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है तो हमें पता है कि एक्चुअली वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ओमेगा की हर वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 ओमेगा था, यहाँ 4 ओमेगा हो गया, यहाँ ओमेगा बाई 2 था, यहाँ जस्ट ओमेगा बच गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ओमेगा बाई 2 था तो जस्ट ओमेगा रह गया, तो आपका y2 भी फाइंड हो गया। तो इस ग्राफ C का जो ट्रांसफॉर्म है वो ये है, बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, आपने y2 का एक और शिफ्ट फाइंड करना है जो कि -1 के ऊपर होगा। तो आपने एक्सपोनेंशियल की एक और टर्म साथ अटैच कर दी, -4 ऑलरेडी था, एक माइनस और अटैच किया तो -5 बन गया। तो आपको दोनों ही टर्म्स मिल जाएंगी, y2 की भी मिल जाएगी और y2n-1 की भी मिल जाएगी। इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट टोटल x। आप बताओ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो, किस पॉइंट की समझ नहीं आई, किस इक्वेशन की समझ नहीं आई? सर अब क्लियर हो गया सर, स्केलिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। और सर इसमें आपने n=2 लिया, तो सर ये हम खुद सेलेक्ट करें या फिर इसको कंडीशन वाइज सेलेक्ट करना होता है, या कोई भी नहीं वैल्यू नहीं, कर ये हम सकते हैं? खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपने एक्चुअली अगर प्रीवियस एग्जांपल को यूज़ किया है, आपने x ऑफ n को यूज़ किया है और आपको उसको y ऑफ n बनाना है, तो ये एक ही कंडीशन में हो सकता है। अगर मैं n की वैल्यू n1 की वैल्यू को 2 फिक्स करता हूँ, ठीक है, हमें पता है कि सैंपल जो है वो 1 1 के डिफरेंस से आएंगे, तो ऑब्वियसली 0 के बाद पहला +1 होगा, देन +2 ही होगा, उसके आगे तो सिग्नल ही नहीं है, तो वही फिक्स हो गया। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड के ऊपर जा रहे हैं तो 0 के बाद -1 होगा और देन -2 होगा, तो विंडो हमारी -2 से +2 तक ही है। ठीक है, और सिमिलरली y ऑफ n भी हमारे पास टोटल 5 ही सैंपल्स हैं। जस्ट x ऑफ n और y ऑफ n में डिफरेंस ये है कि y ऑफ n अब जो है वो शिफ्टेड है x ऑफ n का 2 के साथ राइट साइड के ऊपर, और उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट किया और देन नेक्स्ट में स्केलिंग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया। दिस इज बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे पास कोई नई एग्जाम्पल अब डेवलप नहीं हो रही है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल को ही यूज़ किया हुआ है और जस्ट हम अब प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ को हमने कैसे यूज़ करना है टू फाइंड द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब एक मेथड ये भी हो सकता था कि हम y ऑफ n का डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें, बट इजी वे ये है कि अगर प्रीवियस का पता है तो उसके साथ जस्ट एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो दोनों ही वे से आपको ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन एक के अंदर आपको पूरी वो फार्मूला लगा के स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और एक के अंदर आपको अगर प्रीवियसली पता है कि क्या होता है, शिफ्टिंग करने से क्या हो जाएगा, तो आप एक या दो लाइन्स के अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्म्स। अभी तक हमने जो है वो जितनी भी एग्जांपल्स की हैं वो ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड की हैं कि सिग्नल गिवन था, उसका ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एक सिस्टम फाइंड करते हैं। अब ऑब्वियसली फार्मूला जो है मैंने एज अ जस्ट एनालिसिस ऊपर रखा हुआ है कि हमने किसको यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व करना है। अब इसको हम गो थ्रू करेंगे क्विकली बिकॉज ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। एच ऑफ एन जो है, एच ऑफ एन क्या होता है बाय द वे? सर कोई भी सिग्नल है जो इम्पल्स की शिफ्ट के साथ हमें मिले,
डिस्क्रीट टाइम। वैसे ही मुझे बताओ कि एच सिग्नल को हमने क्या नाम दिया था जनरली? सर ये सिस्टम रिस्पॉन्स है। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, सर इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है। और अगर मैं इसको कैपिटल एच से लिखता हूं तो फिर ये क्या होता है? सर वो फिर सिस्टम रिस्पॉन्स इनपुट रिस्पॉन्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। एक है हमारे पास एच ऑफ टी और एक होता है हमारे पास कैपिटल एच ऑफ जे ओमेगा या सर ये डिस्क्रीट टाइम के अंदर एच फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा। इसको हमने नाम दिया था इम्पल्स रिस्पॉन्स का, मैं एब्रीवेशंस यूज कर रहा हूं। और इसको हमने नाम दिया था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना, ये दो के इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट कोर्सेज के अंदर ये टर्म्स आपके बहुत जो है ना यूज़ होनी है। तो आपको जब भी इम्पल्स रिस्पॉन्स कहीं मेंशन हो, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम में से इम्पल्स पास की थी और सिस्टम ने जो आउटपुट दिया है वो इम्पल्स का रिस्पॉन्स था, और वो एच एन है या एच टी है। और अगर उसका मैं ट्रांसफॉर्म ले लूँ कन्वोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप जस्ट माइंड के अंदर रखो। अब एच ऑफ एन आपके पास गिवन है, एच ऑफ एन इज इक्वल्स टू इम्पल्स ऑफ एन माइनस एन नॉट, ठीक है। इसका हमने फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी, या किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने फाइंड करना है, देन यू हैव टू यूज़ फॉर द डिस्क्रीट टाइम, आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर मैं x ऑफ n की जगह पे इम्पल्स ऑफ n माइनस एन नॉट की वैल्यू को पुट करता हूं, व्हाट विल बी द आंसर एंड व्हाई? सर एक क्वेश्चन रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ थोड़ी अटकी सी है। मैं कह रहा हूं कि आपने x ऑफ n की जगह पे इम्पल्स ऑफ n माइनस एन नॉट पुट करना है, जो भी ये हमारे पास h फंक्शन है, और उसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इसका ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, जस्ट अगर आपने एक ही लाइन के अंदर उसको लिखना हो यूजिंग सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स। सर वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, e माइनस जे। एक्स ऑफ एन की जगह पे ऑब्वियसली समेशन साइन एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। x की जगह पे हम लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ n माइनस एन नॉट एन डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा n, ऐसे ही होगा। और n जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, वो वेरिएबल है। इम्पल्स किस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है? एन नॉट। तो एन नॉट जस्ट सर्वाइव करेगा, बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये चीज़ हम ऑलरेडी भी कवर कर चुके हैं और काफ़ी बार कर चुके हैं। तो जहां जहां पे भी इक्वेशन के अंदर n डिफाइन हो रहा है, उस सारे n को n नॉट से रिप्लेस कर दो, बिकॉज बाकी n की वैल्यू सर्वाइव ही नहीं करेंगी। अगर मैं n नॉट रखता हूं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इम्पल्स सिर्फ n नॉट के ऊपर डिफाइंड है। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट n की जगह पे n नॉट। तो समेशन साइन का जो है वो कॉन्सेप्ट रिमूव हो जाएगा, बिकॉज हम लिमिट्स यूज़ नहीं कर रहे, हमारे पास अब जस्ट एक ही वेरिएबल है और उसकी वैल्यू n नॉट है। तो इम्पल्स खत्म, सॉरी आपका समेशन साइन खत्म हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा दैट इज जस्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा n नॉट, और ये रहा है आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैपिटल H डिस्क्रीट टाइम के लिए। इस स्टेप की समझ आई है? अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस तरह की चीजें आप डायरेक्टली सॉल्व करना सीखो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके CLOs बहुत बुरे फेल होने हैं और अल्टीमेटली
अगर CLO से भी ज़्यादा काम खराब हुआ तो आपके ग्रेड्स बहुत जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे। इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल कि जो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत सिंपल मैथ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके ग्रेड्स जो है वो मैं कोई फेवर नहीं करूँगा आपको, और आपके पॉसिबली F ग्रेड्स भी आएंगे। सो बी रेडी फॉर दैट अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो। अब इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने का हमारा सबसे जो बड़ा फीचर है वो ये है कि हम अपनी कॉन्वोल्यूशन को जस्ट मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला था वो ये था x ऑफ n स्टेरिक h ऑफ n, और उसको हम लिख सकते हैं h कैपिटल मल्टीप्लाई बाय द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट x। ये हमारी आउटपुट बन जाएगी। h की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा n नॉट, और साथ x भी आ गया है। अगर किसी ट्रांसफॉर्म के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह लास्ट भी हमने अभी देखा है कि अगर एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ट्रांसफॉर्म के साथ, इसका मतलब क्या होता है? सर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग, इसका मतलब दूसरी डोमेन के अंदर शिफ्टिंग हुई होगी। किस लेवल से हुई होगी? जितनी एक्सपोनेंशियल के अंदर वो फैक्टर इन्वॉल्व है। जितने अब फैक्टर यहां पे हमें पता है एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा आया है और n नॉट की वैल्यू के साथ आया है और x साथ इन्वॉल्व है। दैट मीन्स कि x सिग्नल के अंदर n नॉट की शिफ्टिंग हुई है, तो दूसरे डोमेन के अंदर हमारा सिग्नल ये हो जाएगा। सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द आउटपुट। एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। यहाँ क्लियर है आप लोगों को? जब मैं पूछता हूँ तो फिर क्यों नहीं क्लियर होता आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल फार्मूला, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। अब ये सिंपल है, आपने जस्ट ग्राफ से वैल्यूज को उठाना है और इक्वेशन के अंदर पुट करना है। लाइक क्वेश्चन ये है कि इस कैपिटल H का आपने जो है वो स्मॉल h फाइंड करना है, इसको जो है वो आपने टाइम डोमेन के अंदर लेके जाना है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर गिवन है, तो आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाला फार्मूला यूज करना है। इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाला फार्मूला जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ प्लेस किया हुआ है ताकि हमें जो है वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाए। इसको एज इट इज पुट कर दो और आपकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी? सर इसकी लिमिट माइनस ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट तक। माइनस ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट होगी बिकॉज उसके अलावा सिग्नल्स रिपीट कर रहे हैं या उसके अलावा सिग्नल जीरो है। ओरिजिनली हमारा सिग्नल जो है वो माइनस पाई से स्टार्ट होता है और प्लस पाई तक टर्मिनेट करता है, एक टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिग्नल रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर हम फर्दर इसमें ऑब्जर्वेशन दें तो हमें पता है कि माइनस पाई से लेकर माइनस ओमेगा नॉट तो सिग्नल वैसे ही जीरो है, तो इसको लेने की जो है वो कोई हमें ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ओमेगा नॉट से लेकर प्लस पाई तक सिग्नल अगेन जीरो है, तो इसको भी इंटीग्रेशन या लिमिट्स के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट्स जो है वो फिर हमारी माइनस ओमेगा नॉट से प्लस ओमेगा नॉट तक डिफाइन होंगी। इस तरह से हमारे पास जो है वो सीन बनेगा। पहले जो है वो स्टेप के अंदर माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक कंप्लीट यूज़ कर लिया और फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ कर दिया गया है। जस्ट x की जगह पे उसने अब h का सिंबल रिप्लेस कर दिया है क्योंकि इस सिग्नल को वो h का नाम दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसने लिमिट्स जो है वो चेंज करके माइनस ओमेगा नॉट से प्लस ओमेगा नॉट कर दी हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि इन्हीं विंडो के अंदर हमारा सिग्नल जो है वो एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम इस विंडो को सिलेक्ट करते हैं तो इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है। दैट मीन्स के h की जगह पे हम अब 1 लिख सकते हैं, इसलिए वो उसने वैसे ही नहीं लिखा और जस्ट एक्सपोनेंशियल जो साथ अटैच हो रहा था उसी की वैल्यू डिफाइन करती है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन कर लोगे? यस सर। 1/2 पाई करवाओ फिर मुझे, ताकि मुझे भी पता लग जाए सर जे क्या आंसर है। ओमेगा
JN एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा एन और सर JN आगे भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? डिवाइड होगा सर। सर डिवाइड होगा। डिवाइड होगा। आपको तो ये नहीं क्लियर। डिवाइड डिवाइड होगा, सर ठीक क्लियर है। जे एन डिवाइड होगा, जे ओमेगा क्यों नहीं डिवाइड होगा? सर ओमेगा उसके तो लिहाज वेरिएबल से है, कर रहे हैं हम with इंटीग्रेट। respect to integrate कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि उसी से ही तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज द वेरिएबल। और अब जो लिमिट्स पुट करनी है, दैट लिमिट्स आर माइनस से प्लस ओमेगा नॉट। अब अगर आप लिमिट्स पुट कर लो तो हमें पता है कि अगर हम चलो कर लेते हैं वो स्टेप भी, 1/2 पाई जे एन। सर ये साइन का फर्स्ट बन विल जाएगा आइडेंटिटी। एग्जैक्टली, तो वो जो है वो स्टेप आपकी बुक के ऊपर मिसिंग है, बिकॉज बुक वाला एनालाइज कर रहा है कि आपको अब सब कुछ आता है कुछ इस तरह से। सॉरी, दीज आर ओमेगा नॉट, ठीक है। आफ्टर पुटिंग दी वैल्यूज प्लस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट। अगर आप इन एक्सपोनेंशियल की टर्म्स के साथ 2j वाला फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में ले आओ, तो इस पूरे फैक्टर को आप साइन से रिप्लेस कर सकते हो, साइन ओमेगा नॉट एन, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका पाई सर्वाइव करेगा और एन सर्वाइव करेगा। तो वो डिनोमिनेटर में नीचे ऑलरेडी मेंशन्ड है। यू कैन प्लॉट इट यूजिंग मैटलैब। तो मैटलैब के अंदर आपको ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा। आगे चलें। यस सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट इज अनदर एग्जांपल, और प्रीवियस एग्जांपल की फिर से हमें जो है वो यहाँ पे यूटिलाइजेशन नजर आएगी। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने आउटपुट फाइंड करनी है, और आपको h भी गिवन है और x भी गिवन है। h आपको जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर नजर आ रहा होगा, और x जो है वो आपका राइट साइड के ऊपर है, और दोनों के जो हैं वो फंक्शंस क्या हैं वो भी गिवन है, अल्फा रेज टू पावर n एंड बीटा रेज टू पावर n। अल्फा एंड बीटा कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, और n जो है वो आपका वेरिएबल है। एग्जाम्पल 5.1 के अंदर हमने इस सिग्नल का या इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था, और उसको अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। h कैपिटल इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा। सिमिलरली ये भी फंक्शन वैसा ही है, जस्ट अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दिया गया है। 1/1 माइनस बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा। तो अब हमारे पास दोनों ही सिग्नल्स जिनका हमने यूज़ करके आउटपुट फाइंड करनी थी वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अगर हमारे पास सिग्नल्स अवेलेबल हैं, देन वी कैन डायरेक्टली यूज मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ कन्वोल्यूशन। तो h और x को आप मल्टीप्लाई कर दो, और जो आउटपुट आपको y है वो एज अ रिजल्ट मिल जाएगी। यही वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसने दोनों ही सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/अल्फा वाला सिग्नल और बीटा वाला सिग्नल। अब दो जो है वो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, देन आपको जो है वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी पार्शियल फ्रैक्शन की। तो पार्शियल फ्रैक्शन हो रही है, और मैंने आपसे कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये तकरीबन ही हर चैप्टर के अंदर अब यूज़ होने हैं। फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म का कांस्टेंट या वेरिएबल उसने कैपिटल B से रिप्लेस कर दिया है, और इन दोनों की जो वैल्यूज़ फाइंड की गई हैं वो अल्फा ओवर अल्फा माइनस बीटा फॉर द कैपिटल A, एंड फॉर द कैपिटल B इट इज़ माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। तो उन दोनों की वैल्यूज़ को प्लेस किया गया है, और आपको आउटपुट पे y ऑफ n मिल गया है। दिस इज योर आउटपुट आफ्टर कन्वोल्यूशन या आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन। ठीक है। अब हुआ ये है कि अल्फा की कैपिटल A की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज बाहर डिफाइन हो गई है, और जो फैक्टर बचता था वो 1/1 माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा, और ये एग्जैक्टली वही फैक्टर है जो हमने यहाँ फाइंड किया था। तो इसका अगर हमने वापस लेके जाना है तो ये आंसर होगा। अल्फा रेज़ टू पावर n का ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये वाला आंसर आएगा। इसका अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो अल्फा रेज़ टू पावर n वापस आ जाएगा।
तो यहाँ पे वही रिक्वायरमेंट है कि इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो अल्फा रेज टू पावर n वापस आ गया टाइम डोमेन के अंदर। सिमिलरली बीटा का जो कांस्टेंट था वो माइनस बीटा ओवर अल्फा माइनस बीटा एज इट इज। उसके बाद जो 1/1 माइनस बीटा वाला फैक्टर था उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लिया, तो बीटा रेज टू पावर n इनटू योर यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया। ठीक हो गया। तो इसमें जो मेजर पार्ट है दैट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। और ऑब्वियसली अगर हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, तो पार्शियल फ्रैक्चर के अंदर एक और भी हम जो है वो कंडीशन ले सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। आपको इन चीज़ों का आइडिया है ना कि अगर स्क्वायर होगा तो क्या करना है, अगर इंडिविजुअली टर्म्स है डिनोमिनेटर के अंदर तो क्या करना है, तो बस Yes, वही sir. बातें हो रही हैं। तो अगर स्क्वायर की टर्म में बात होती है या अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो हम दोनों को ही अल्फा लिख सकते हैं या दोनों को बीटा भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आप कर लो। अब इस केस के अंदर हम उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि टोटल y जो है वो 1/1 माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा स्क्वायर। अब वन मेथड जो यहाँ पे यूज हुआ है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। सेकंड मेथड ये हो सकता है कि आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। ठीक है, तो आप दोनों ही मेथड कर सकते हो। बुक के ऊपर उसने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किया है, लेकिन बुक के ऊपर उसने एक जो है वो डिफरेंट टेक्निक से इसको सॉल्व किया है यूजिंग अ प्रॉपर्टी जो कि आपको टेबल के अंदर ऑलरेडी गिवन थी। अब पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट आप जो है वो कर सकते हो, पहली टर्म डिवाइड प्लस और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो वो जो है वो आप अगर वो इजी लगता है तो आप उससे सॉल्व कर लो। बुक के ऊपर उसने कैसे किया है उसको ज़रा हम एनालाइज कर लेते हैं। 1/1 माइनस स्क्वायर वाली टर्म को उसने इस टर्म के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया है। अब अगर आप इसको सॉल्व करो यू विल एंड अप विद दिस टर्म। हुआ क्या है, उसने जे वाला फैक्टर जो है जे ओवर अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा इसको एज एन एम्पलीट्यूड ले लिया है और इस पूरे फैक्टर का डेरिवेटिव लिया गया है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप इस अपर टर्म पे एंड कर जाओगे। इसको सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्टली जो है वो इस टर्म का डेरिवेटिव लेने वाला हूँ ताकि हमें पता लगे कि अपर टर्म और ये जो फर्स्ट टर्म थी और सेकंड टर्म इक्वल होती हैं कि नहीं। इसका डेरिवेटिव लेके मुझे बताएं आंसर क्या आता है। आफ्टर द डेरिवेटिव आई कैन राइट 1/1 माइनस अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा, वो जो टर्म थी हमारी, और इस टर्म का स्क्वायर। ठीक है, इसका दैट square. मीन्स x माइनस 1 का स्क्वायर इज बेसिकली 1/x स्क्वायर, सॉरी डेरिवेटिव। और अब जो है वो हमें इस पूरे फैक्टर का भी सर, डेरिवेटिव लेना है। नीचे वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव। वो डेरिवेटिव क्या होगा? सर वो हो जाएगा 1 का माइनस डेरिवेटिव जे और दिस विल प्लस कम जे। माइनस अल्फा सर प्लस प्लस हो जाएगा, अब जे का भी माइनस बाहर आ प्लस अल्फा जाएगा। रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जे। सर अल्फा एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा इंटू जे। यस, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ टर्म बनती हैं। अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा उसने मल्टीप्लिकेशन की हुई है ना, वो ये वाली चीज़ें हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दो साथ, जे ओवर अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा। अब बताओ क्या आएगा? आपका जो अल्फा है वो इस अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा है वो प्लस जे ओमेगा से कैंसिल आउट हो जाएगा और दिस जे बिकम -1। यू विल एंड अप हियर। इस स्टेप की समझ आई है सबको कि रिपीट करूं? चलें, गुड।
इसको जो है मैं थोड़ा सा रेज कर दूं ताकि हमारे पास जो मैस बन गया है। जरूरी नहीं है कि आप इसी स्टेप को फॉलो करो, यू कैन डू योर पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस स्टेप के बाद वो प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। एक प्रॉपर्टी ये है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और साथ जे अटैच है तो उसको आप एन एक्स ऑफ एन से रिप्लेस कर सकते हो। तो हमें पता है कि सिंपल जो है वो अल्फा रेज टू पावर एन इसके इक्वल था, इस चीज के इक्वल था। और अगर इसके साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है और जे इन्वॉल्व हो रहा है तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, एन इंटू सिंपल वाला फंक्शन अल्फा रेज टू पावर एन। और अगर साथ एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व हो रहा है तो शिफ्टिंग भी हो गई, और शिफ्टिंग के लिए उसने हर एन की वैल्यू को +1 से रिप्लेस कर दिया है, लाइक दिस। तो दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही करो, बट चॉइस इज योर्स। रिपीट करते हैं एक बार सारे स्टेप्स को। दोनों जब इक्वल थे अल्फा और बीटा तो स्क्वायर वाली टर्म आ गई। स्क्वायर वाली टर्म को उसने जो है वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम दो प्रॉपर्टीज को यूज कर सकें। पहली प्रॉपर्टी ये है कि x ऑफ n के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर दूसरी साइड के ऊपर डेरिवेटिव है तो, j मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये j मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ये डेरिवेटिव हो रहा है, तो उसने अल्फा रेज टू पावर n के साथ n मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक्सपोनेंशियल की एक टर्म अटैच हो रही है, दिस वन। एक्सपोनेंशियल की टर्म अटैच होने का मतलब ये है कि हमारे n की हर वैल्यू के अंदर शिफ्टिंग होनी है। तो n की हर वैल्यू के अंदर n था, n+1 बन गया। अल्फा रेज टू पावर n था, अल्फा रेज टू पावर n+1 बन गया। u ऑफ n था, u ऑफ n+1 बन गया। दैट मीन्स रिप्लेस्ड n विद n+1 एंड दिस इज योर आंसर। Any question? इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आप लोग साथ साथ कर रहे हो कि नहीं? यस सर। सर कर रहे हैं। आप लोगों के मिड कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 5 जुलाई से? सर जी 4 सर। को 4 या 5। तो हमारे पास जो है वो आई गेस 2 वीक्स रहते हैं, 2 वीक्स हैं हमारे पास। यस। सर ये लास्ट चैप्टर है? नो, इसके बाद एक और चैप्टर है। हम जो है वो थोड़ा सा बैक जा रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है वो वीक भी थोड़े हैं, तो इसलिए मैं वो जस्ट वो एग्जांपल्स कर रहा हूँ जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा डिटेल की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एग्जांपल्स अगर मैं आपको एज इट इज़ असेसमेंट के अंदर देता हूँ तो यू गाइस शुड हैव अ लिटिल बिट प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपको ये फील हो रहा है कि ये सिंपल हैं, ये हो जाएंगी, तो पेपर के अंदर वो फिर जो है वो नहीं होती, और पेपर का मतलब है कि सेकंड चांस अब नहीं है। अब नेक्स्ट जो है अगेन एक सिस्टम है। अब इसको जो है वो सब मिलके करते हैं। आप मुझे फीडबैक दो कि आपको जो है वो क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये जो डायग्राम है ना, एक नज़र आ रही है ब्लॉक डायग्राम, इसको इम्प्लीमेंट करना है और आउटपुट y ऑफ n फाइंड करनी है। यूज़ एनीथिंग, आप ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म को फॉलो करेंगे क्योंकि उसमें जो है वो सिंप्लिसिटी हो जाएगी। x ऑफ n जो है पहले इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो भी सिग्नल बनेगा उसने इसको W1 का नाम दे दिया है। W1 जो है वो इस लो पास फिल्टर के एक सर्किट से पास करेगा और ये उसका जो है वो ग्राफ है। उस सर्किट के बाद जो आउटपुट होगी वो W2 होगी। इसका मतलब इन दोनों की कन्वोल्यूशन करनी है। नंबर 2,
जो W2 बनेगा वो -1 रेज़ टू पावर n से फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो W3 बनाएगा। और एक और सिग्नल है, x डायरेक्टली भी इससे कन्वॉल्व हो रहा है, वो W4 बना रहा है। W3 और W4 ऐड होंगे तब आपका जो है वो आउटपुट बनेगा। दिस इज टोटल सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो सब सिस्टम्स इंस्टॉल हैं। स्टेटमेंट हो रही है? यस सर। यस सर। अब इसको जो है वो हम एक स्टेप से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कलेक्टिवली जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा हमें। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है -1 रेज़ टू पावर n क्या चीज है। -1 रेज़ टू पावर n जो है, या सिंपल अगर हम -1 को ही देख लें, -1 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ j पाई। क्या ये बात सच है कि नहीं? यस सर। Can I write -1 is equals to exponential of j pi? Let's expand this exponential using identity. This will become cos of pi plus j sin of pi. Cos of pi क्या होता है? सर cos ऑफ पाई 0 होता है और साइन ऑफ cos ऑफ पाई -1 होता है और साइन ऑफ पाई 0 होता है। सो -1 आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल ऑफ j पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 के ऊपर एक पावर n है, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी एक पावर n होगी। तो जो टोटल है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ j पाई n मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब इन इक्वेशंस पे आते हैं और उनको 1 बाय 1 देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहली इक्वेशन, और मुझे आपने वहां स्टॉप कर देना जहां आपको इक्वेशन की समझ नहीं आई, और जो ग्राफ जो फिगर है जिसको इंप्लीमेंट करना है वो मैंने अब टॉप पे रख दिया है ताकि हमें जो है वो सामने रहे। -1 raised to power n can be written as exponential of -j pi n। इस इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ कि -1 का मतलब क्या था? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे चलें। W1 बनाना है। W1 कैसे बनेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करवा के। तो x ऑफ n जो भी है, प्रीवियसली जो भी आ रहा था उसकी हमें अभी इसने x की वैल्यू नहीं दी है, तो इसने जस्ट एक वेरिएबल कहा हुआ है। x ऑफ n जो है वो इस -1 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है और W1 बना देता है। तो W1 की इक्वेशन क्या होगी फिर? एक्सपोनेंशियल ऑफ j पाई n एज इट इज, जो हमने प्रीवियस डिफाइन किया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय x ऑफ n। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बताओ को मसला आया था। नो सर। क्लियर? यस सर। वापस वही चीज, अगर किसी सिग्नल के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है उसका क्या मतलब है? लेट्स गो टू द प्रॉपर्टी टेबल। सर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। चेक द प्रॉपर्टी 5.3.3। अगर x ऑफ n के साथ कोई भी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी डोमेन के अंदर आपने उसी वैल्यू से ओमेगा के अंदर शिफ्टिंग कर देनी है। फाइव 5.3.3 फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। अब एग्जैक्टली यही चीज जो है हमारी वहां पे इंप्लीमेंट हो रही है। सिग्नल x के साथ एक एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है
तो आपने दूसरी डोमेन के अंदर ओमेगा से उसी वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो भी वैल्यू होगी। यहाँ पे ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आते हैं वहीं वापस, यस, स्लाइड नंबर 15। एक्स ऑफ एन के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एक्स ऑफ ओमेगा के साथ ओमेगा की हर वैल्यू को पाई से माइनस कर दो तो उसका हमें ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। नो नीड टू फाइंड दी सेकंड ट्रांसफॉर्म, पहले एक्स का फाइंड करो देन दोबारा से फार्मूला लगाओ। वी कैन यूज द प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। W1 का कैपिटल जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी सबको, ये कैसे डेवलप हुआ है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज W2। W2 बनेगा W1 और H के कन्वोल्यूशन से, और अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हैं तो इसका मतलब W2 बनेगा W1 और H की मल्टीप्लिकेशन से। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर W2 फाइंड किया जा रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, और कैसे फाइंड किया जा रहा है? जो भी प्रीवियस सिग्नल था X, उसको H से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, W2 किया। अगेन अब W3 पे जाना है, तो W3 का मतलब यह है कि आपने W2 वाली वैल्यू के अंदर फिर से एक एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने W2 के अंदर एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब है W2 की हर ओमेगा की वैल्यू में पाई से शिफ्टिंग होगी। तो W2 की वैल्यू के अंदर ओमेगा को ओमेगा माइनस पाई से रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पे W2 की वैल्यू पुट कर दो। W2 क्या था? H लो पास एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा की जगह पे ओमेगा माइनस पाई, रिप्लेस्ड ओमेगा विद ओमेगा माइनस पाई। नेक्स्ट था x ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा माइनस पाई, ओमेगा माइनस पाई के अंदर एक और पाई ऐड किया तो वो बन गया ओमेगा माइनस 2 पाई। और हमें पता है कि हर 2 पाई के बाद सिग्नल ने फिर से रिपीट करना है, तो हमने जस्ट वही सिग्नल वापस लिख दिया, x ऑफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं फिर खड़े हैं, बिकॉज आफ्टर एवरी 2 पाई सिग्नल विल रिपीट इन डिस्क्रीट टाइम। तो W3 तक हम पहुंच गए हैं। अब दूसरी साइड से आते हैं, W4 कैसे फाइंड होगा, जो कि लोअर पार्ट है। W4 फाइंड हो रहा है x का डायरेक्टली h के साथ कन्वोल्यूशन से या मल्टीप्लिकेशन से, अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो उसकी इक्वेशन ये है। और टोटल y कैसे फाइंड होगा? W3 और W4 के सम से। तो यहां पे हमने उसको सम कर दिया है। W3 की वैल्यू पुट की, h ऑफ लो पास एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा माइनस पाई, साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है और x को उसने वैसे ही कॉमन ले लिया है दोनों टर्म्स के साथ, प्लस पाथ नंबर 2 के लिए जस्ट दोनों की मल्टीप्लिकेशन थी तो जस्ट एक ही टर्म आ गई है आपकी। तो आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए यू कैन फाइंड द आउटपुट y ऑफ जे ओमेगा। और इस पूरे सिस्टम का अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना चाहते हैं, या इस पूरे सिस्टम का अगर हम बिहेवियर या प्रोसेस फाइंड करना चाहते हैं, तो वो ये है, सिस्टम ने इस तरह से रिएक्ट करना है किसी भी इनपुट के ऊपर। इसको पूरे एक बार गो थ्रू करो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर, ये जहाँ से शिफ्टिंग आपने किया सर, ये थोड़ा सा गाइड कर दें। शिफ्टिंग W3 वाली शिफ्टिंग? जी जी सर, W3 वाली। बेसिकली W3 जो है वो W2 पे एक्सपोनेंशियल की टर्म को मल्टीप्लाई करके बनता है। ये टाइम जहाँ पे n इन्वॉल्व है ना, इसका मतलब हम टाइम डोमेन के अंदर हैं,
और जहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है साथ ब्रैकेट्स के अंदर, एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हैं। तो ये चीज़ें आई गेस आपको पता है। W3n बनता है, W3 ऑफ n बनता है W2 ऑफ n की एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लिकेशन से। और अगेन अगर हम वापस जाके चेक करें अपनी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमें बताया कि अगर टाइम डोमेन के अंदर एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ओमेगा की हर वैल्यू को आपने उसी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू के साथ ओमेगा माइनस वो वाली वैल्यू कर देना है। यहाँ पे पाई था तो ओमेगा माइनस पाई से रिप्लेस कर दिया, तो इस पूरे का ओमेगा 2 फिर ये बन जाएगा। इस इक्वेशन का अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर लें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी ओमेगा 3 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा बन जाएगी, और जो राइट साइड है वो ओमेगा 2 के अंदर ओमेगा माइनस पाई बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमने ओमेगा 2 की वैल्यू पुट कर दी है। ओमेगा 2 की वैल्यू के अंदर एक HLP था, लो पास फिल्टर, उसमें भी ओमेगा इन्वॉल्व है। इसका मतलब उस ओमेगा में भी ओमेगा माइनस पाई करना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा की हर वैल्यू रिप्लेस करनी है। एक्स के अंदर भी ओमेगा इन्वॉल्व था, उसको भी हमने ओमेगा माइनस पाई से रिप्लेस कर दिया। वो ऑलरेडी ओमेगा माइनस पाई था, अब वो ओमेगा माइनस 2 पाई हो गया है। इसका मतलब माइनस पाई, और माइनस 2 पाई के बाद या प्लस 2 पाई के बाद या हर 2 पाई के बाद सिग्नल वापस रिपीट करता है, तो हमने वापस सिग्नल की ओरिजिनल फॉर्म लिख दी है। एंड नेक्स्ट सेक्शन क्लियर? यस सर क्लियर। Yes, sir. प्रॉपर्टी का टेबल है जिसमें 5.3.3 वी आर यूजिंग इन दिस एग्जाम्पल। और पॉसिबली आपकी जो प्रॉपर्टीज मोस्टली यूज हो रही हैं ना वो शिफ्टिंग है 5.3, देन आप एक्सपेंशन यूज कर रहे हो, कन्वोल्यूशन यूज कर रहे हो, और आप मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे। और बाकी जो है वो आपने किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के अंदर यूज की होंगी, लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम्पल के अंदर रिपीट होती हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। ये आपकी कन्वोल्यूशन का उल्टा है। जिस तरह हमने कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर किया था, इधर भी वही है। क्वेश्चन ये है इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, जो कि मल्टीप्लिकेशन है दो सिग्नल्स की। और दो सिग्नल्स कौन से हैं? x1 की वैल्यू राइट साइड के ऊपर गिवन है, x2 की वैल्यू राइट साइड के ऊपर गिवन है। एंड इट इज डिफिकल्ट to directly multiply the signal and then find the Fourier transform. दूसरा मेथड ये है कि आप इन दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दो। x1 का अलग ट्रांसफॉर्म ले लो, x2 का अलग ट्रांसफॉर्म ले लो, और इनको आप यूज कर लो यूजिंग कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो आप डायरेक्टली x ऑफ एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा फाइंड कर सकते हो। लेट्स चेक द प्रॉपर्टी। 5.5 प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर वो सिग्नल्स कन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल उल्टा है। इस तरह हमने प्रीवियसली कहा था 5.4 के अंदर अगर दो सिग्नल्स कन्वॉल्व हो रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर वो सिग्नल्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, डिपेंड करता है मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा सिंपल लग रही है कि कन्वोल्यूशन ज़्यादा सिंपल लग रही है। तो जो भी सिंपल लग रही है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन उस तरफ ले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि सिग्नल टाइम डोमेन के अंदर गिवन है और वो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है उसको कन्वॉल्व करने में, कन्वर्ट देम टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड जस्ट मल्टीप्लाई। एंड इफ यू थिंक मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना डिफिकल्ट लग रहा है और कन्वोल्यूशन से ये सिंपल हो जाएगा, यू कैन यूज द अदर प्रॉपर्टी, कन्वर्ट देम इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड यूज कन्वोल्यूशन। ठीक है, यू कैन प्ले ऑन बोथ एंड्स। कन्वोल्यूशन सिंपल है तो कन्वोल्यूशन कर लो, लेकिन कन्वोल्यूशन डिफिकल्ट है तो दूसरी डोमेन में चले जाओ, मल्टीप्लिकेशन कर लो। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट है तो आप दूसरी डोमेन के अंदर चले जाओ और उसकी कन्वोल्यूशन कर लो। दैट इज जस्ट टू साइड्स ऑफ स्टोरी। वही है। यहाँ वाइंड अप करते हैं और इस टॉपिक को हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल वाले लेक्चर में। ओके, बैक टू द असाइनमेंट।
हमजा आपने 357, 360 और 412, चलो 412 का तो आ जाएगी ईमेल, उन्होंने बता दिया मुझे। 57 और 360 को आपने जो है वो मैसेज देना है कि वो मुझे अपनी असाइनमेंट्स को सेंड कर दें। सर करिए मैसेज। चलें, दैट्स गुड। और नंबर 2 मैं आपकी असाइनमेंट्स चेक कर रहा हूँ, और असाइनमेंट्स जो हैं वो आपके कुछ स्टूडेंट्स के अलावा काफ़ी आपका जो रिस्पांस है वो पुअर है।